हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का हमारा सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी किया है 2022-23 के लिए। इसको हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इसके पैटर्न को आपको समझना है क्योंकि पहले ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन और लास्ट ईयर देखोगे तो टर्म 1 टर्म 2 में एग्जाम डिवाइडेड था आपका। एक में एमसीक्यू थे तो एक में लिखने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार आपके दोनों हैं, यानी कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे प्लस में आपके लिखने वाले जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी आपको करना है। तो उन दोनों का मिश्रण है आपका ये पेपर। तो पैटर्न को समझिए, 3 घंटे का आपको पेपर को करने का टाइम मिलेगा और आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। ठीक है, एक बार निर्देश देख लो, इसे समझ लो। आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन में आपका जो पेपर है वो डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ठीक है, जो आपका सेक्शन ए है इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और आपको इसे ध्यान से देखकर समझकर करना है। इसके बाद आपका जो सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक के 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसको 50 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना आंसर। तीसरा सेक्शन आपका सी सेक्शन है जिसमें 4 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, 100 शब्दों में आप ज़्यादा ज़्यादा इसका आंसर दे सकते हो। फिर 24 से 26 तक के जो क्वेश्चन है इसमें आपका पैसेज आएगा, कार्टून आएगा और मैप आएगा, यानी कि 4 4 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके एक एक नंबर वाले। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेक्शन डी में सेक्शन ई जो है आपका ये है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन, जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 170 वर्ड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आपके सामने है एग्जाम का नया पैटर्न जो कि आपके 2022-23 में आपको मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए जो 6 नंबर के आपके क्वेश्चन है ना लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आपको विकल्प मिलेगा, यानी कि आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से कोई एक आप कर सकते हो, ऑप्शन मिलेगा आपको। तो 6 नंबर में आपको ये बेनिफिट है। चलिए पेपर को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। बहुत ध्यान से देखना है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने पहले से डाउनलोड कर रखे होंगे पेपर, क्वेश्चन भी कर लिए होंगे स्कूल में या कहीं पे भी, आंसर भी देख लिए होंगे। तो आपको सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। प्रश्न नंबर 1 है हमारे सामने कि जो ये अरब स्प्रिंग आंदोलन हुआ था 2009 में, ठीक है, शुरू हुआ था ये, लेकिन बाद में ये किसी दूसरे रूप में बदल गया था। तो वो किस में? ऑप्शन है सामाजिक आंदोलन में बदल गया था, या धार्मिक आंदोलन में, या राजनीतिक आंदोलन में, या फिर आर्थिक आंदोलन में। तो आप सभी जानते होंगे कि ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था क्योंकि शुरुआत हुई थी ट्यूनेशिया से। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अरब स्प्रिंग के ऊपर मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई हुई है फुल डिटेल में, क्योंकि जब ये आज से 1 2 साल पहले ये जो आपके सिलेबस में ऐड हुआ था उस टाइम पूरे यूट्यूब पे किसी ने ये टॉपिक कराया नहीं था, सबसे पहले मैंने ही कराया था हिंदी में। तो आप मेरी उन वीडियो को देख सकते हो, लिंक दे दूंगा, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये राजनीतिक आंदोलन हो गया था, इसे कैसे कहेंगे? क्योंकि देखो ये ट्यूनेशिया से धीरे धीरे अरब देशों की तरफ फैलने लगा था और वहां के जो लोग थे वो सत्ता के खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ, ठीक है, आंदोलन कर रहे थे, यानी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे थे। तो ऐसे में इसे हम राजनीतिक आंदोलन कहेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है और नया टॉपिक है, आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा टॉपिक, ये न्यू एडिट टॉपिक है जिसके हमने चैप्टर की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। आप लास्ट ईयर की वीडियो देख सकते हो, ठीक है, या इस साल भी बना रहे हैं तो उसे देख सकते हो। इसके बाद है आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 कि उस सोवियत संघ के नेता का आपको नाम बताना है जिसने 1991 में तख्ता पलट का सामना किया था। तो किसने किया था? आपको पता है उस समय में मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आसियान शैली, जो आसियान शैली है, ये आसियान शैली के लिए सबसे उपयुक्त कथन यानी सबसे बेहतर कथन इसमें से आपको कौन सा लग रहा है? सबसे पहला है आसियान सदस्यों की जीवन शैली को दर्शाता है। दूसरा है आसियान सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक और सहयोगात्मक बातचीत है। आसियान सदस्य द्वारा रक्षा नीति का पालन किया जाता है। यह दार्शनिक सिद्धांत है जो आसियान सदस्यों को जोड़ता है। देखिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि आसियान शैली का मतलब है आसियान का काम करने का तरीका, जो कि एक अनौपचारिक तरीका है और सहयोगात्मक मेल मिलाप से ये काम करते हैं। ठीक है, और इन्होंने कई सारे जो विवाद है उसको सुलझा लिया है, जैसे आप तिमोर विवाद आप देखोगे तो आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, आपको वहां पता लग जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। मोस्ट्रेट संधि बोलते हैं, ठीक है, इसको मोस्ट्रेट संधि और यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से इनकार करने वाले देशों का समूह आपको चुनना है, जो सही समूह है। यानी कि 2 देश ऐसे थे जिन्होंने यूरोप की जो मुद्रा थी यूरो,
इसको, और जो मोस्टेड संधि थी इसको मानने से इनकार कर दिया था। तो वो कौन से देश थे? तो यहाँ पे देखिए ब्रिटेन और फ्रांस, डेनमार्क और स्वीडन, अमेरिका और सोवियत संघ, कनाडा और स्वीडन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा, डेनमार्क एंड स्वीडन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये जो आपके क्वेश्चन है ये 1-2 साल पहले ही आने शुरू हुए हैं, पहले आपके नहीं आते थे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाया हुआ है और आपको समझाया हुआ है। जब ये नए नए सीबीएसई में आए थे क्वेश्चन, तभी मैंने वीडियो बना के समझाया था कि ये क्वेश्चन क्या होते हैं, ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सही नहीं कर पाओगे। हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा आसान आए तो आप कर दो सही, वरना गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आप उस डिटेल वीडियो को पहले समझना, उस पैटर्न को समझना, उसके बाद इन क्वेश्चनों को करना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऐसे क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी होती है, एक होता है असर्शन और एक होता है रीजन। एक को ए से दिखाते हैं, दूसरे को आर से दिखाते हैं। तो इसको हिंदी में अभिकथन कहते हैं ए को, और आर को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे कारण बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। 2 स्टेटमेंट दी होती है, हमें उन दोनों स्टेटमेंट के बीच में देखना होता है क्या ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्या उसको एक्सप्लेन कर रही है, इस तरीके से होता है। तो ये आप एक बार पढ़ लो इसको, सीधा मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूँ और डिटेल के लिए वो वीडियो देख लेना। देखिए, पारंपरिक सुरक्षा हिंसा से बचने के साधन के रूप में विश्वास निर्माण को स्वीकार करती है, ये अभिकथन है। इसके बाद कारण दे रखा है, विश्वास निर्माण की प्रक्रिया है जिससे देश अपने प्रतिद्वंदियों के साथ विचारों और सूचनाओं को साझा करते हैं। अगर आपने ये चैप्टर 7 पढ़ा होगा सुरक्षा वाला, तो आपको पता लग जाएगा कि स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल ठीक है और जो आर है ये भी बिल्कुल ठीक है। सही तो ये दोनों है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ये जो है ये थोड़ी अलग घटना है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो यहाँ पे अब आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हैं, यानी दोनों ही सही है, लेकिन जो ए है वो कारण जो है वो उसको सही तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इसमें आपको पढ़ना है, इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के भीतर से थी। क्या ये सही है? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा बिल्कुल सही है, क्योंकि इंदिरा गांधी को सिंडिकेट से निपटना था, सिंडिकेट से ही चुनौती थी। तो अगले में देखो, इंदिरा गांधी को शक्तिशाली और प्रभावशाली समूह सिंडिकेट से निपटना पड़ा, जो कि कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। तो बिल्कुल सही है। देखो, आपका जो अभिकथन है बिल्कुल सही है, कारण जो है वो भी सही है, दोनों ही सही है। और ये जो कारण है ये इसको सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए ऑप्शन होना चाहिए आपका यहाँ पे, कि दोनों ही सही है और वो उसको सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आपके सामने 7 है। आतंकवाद का तात्पर्य है बाजार या ट्रेन इत्यादि में बम धमाके, क्रूर हिंसा का उपयोग करके समाज में भय का माहौल निर्माण करना, या किसी भी सैन्य समूह द्वारा बाहरी हमला, लोगों के एक समूह या एक व्यक्ति द्वारा की गई हिंसा। देखो, इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा वो बी बनेगा, क्योंकि आतंकवादी जो होते हैं वो समाज में एक भय का माहौल बनाते हैं। जो बॉम्ब विस्फोट करते हैं या फिर कोई अ, हत्या कर देते हैं, तो उससे वो समाज में भय बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नीति आयोग जो है वो केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। क्या ये सही है? नीति आयोग पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लास्ट ईयर की वीडियो देखो तो वहां पे जब ये नया टॉपिक आया था तो मैंने उस पर ऑलरेडी कराया हुआ था। इसका भी कहोगे तो मैं लिंक ढूंढ के आपको दे दूंगा, और आप अच्छे से समझ लेना। मैंने A to Z बताया हुआ है कि बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका ए, कि नीति आयोग जो है वो केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखिए, नीति आयोग आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का कार्य है। नहीं, देखिए आतंकवाद से रिलेटेड इसमें चीजें नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है, बट बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं है। सी देख लेते हैं, नीति आयोग सहयोगात्मक सहकारिता की भावना से काम करता है, ये भी ठीक है, सी ऑप्शन भी ठीक है। नीति आयोग ने बड़े राज्यों के लिए अधिक भूमिका तय की और छोटे राज्यों के लिए छोटी भूमिका, ये भी आपका ठीक है। यानी आपका बी ऑप्शन जो था वो गलत था। अब यहाँ पे देखो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ध्यान से आप देख लो एक बार फिर से स्टेटमेंट को, और इसके बाद आप ऑप्शन को देखो। तो इसमें आपका क्या सही है? पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो यहाँ पे आपका पहला, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि आपका कौन सा आंसर हो जाना चाहिए 8वें का? ये वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उस पर्सनैलिटी का आपको नाम बताना है जिसने दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा है, ब्लूप्रिंट है, उसको तैयार किया था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना।
तो जो पीसी महालनोबिस थे इन्होंने किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। हो सकता है आपसे पेपर में पूछ ले, बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना का मसौदा किसने तैयार करा था। तो पहली पंचवर्षीय योजना पूछे तो के एन राज ने किया था, ठीक है। और दूसरी पूछे तो पीसी महालनोबिस ने किया था। दोनों ही आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है आपको कि कौन सी घटना पहले हुई, फिर कौन सी घटना उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरीके से। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई थी। जैसे कि देखिए ये कह रहे हैं कि जो सेकंड आम चुनाव थे वो कब हुए थे, तो पहले हुए थे 1952 में, तो दूसरे हो जाएंगे 1957 में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1957 में। और वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन, ये 1969 के आसपास की बात होगी। ये चौथे आम चुनाव थे वो कब हुए थे, ये 1957 में दूसरा, 62 में तीसरा और 67 में, यानी 1967 में हमारे चौथे आम चुनाव हुए थे। फिर कांग्रेस, यहाँ पे सीबीआई गलत है, ये सीपीआई होगा, ठीक है, सीपीआई। कांग्रेस ने सीपीआई गठबंधन कांग्रेस सीपीआई गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में कई सीटों पे जीत दर्ज करी थी। ये बात है 1971 के आसपास की। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है, अरेंज कर सकते हो कि कौन सी घटना पहले हुई। तो ये घटना जो है ये पहले हुई, इसके बाद ये घटना हुई, फिर इसके बाद ये हुई और इसके बाद ये हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर चूज कर सकते हो अरेंज करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट थी उसके जो न्यायाधीश थे उनका नाम आपको बताना है। वो कौन से न्यायाधीश थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य यानी इनवैलिड घोषित कर दिया था। तो उनका नाम था जगमोहन लाल सिन्हा, ठीक है, इन्होंने किया था। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन ए है वो खत्म हो जाता है। 12 क्वेश्चन आपने देखे हैं और अगर इसका लेवल देखें तो एक या दो क्वेश्चन शायद ऐसे आपको लगेंगे, अगर आपने सही से पढ़ा है तो एक दो क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत मुश्किल लग सकते हैं। बाकी जो बाकी क्वेश्चन है वो नॉर्मल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान पेपर है। लास्ट क्वेश्चन और देख लो। आपातकाल की घोषणा के संबंध में आपको वो स्टेटमेंट देखनी है जो कि मतलब उससे रिलेटेड नहीं है। तो संपूर्ण क्रांति आपातकाल से रिलेटेड है। 1974 की रेल जो हड़ताल थी वो भी इससे रिलेटेड है। गुजरात का आंदोलन भी वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। लेकिन जो नक्सली आंदोलन है वो बिल्कुल ही अलग घटना है, उसका इन इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो आप ये समझ जाइए। तो ये 12 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। देखिए सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि बहुध्रुवीय विश्व की किसी एक विशेषता पर प्रकाश डालिए जैसा कि भारत और रूस दोनों के द्वारा कल्पना की गई थी। देखिए आंसर देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड मैंने बनाया है। आपकी मार्किंग स्कीम में जो है सीधा हिंट दी होती है आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा अरेंज करके आपके लिए आंसर बनाया। तो आप इसको ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट को समझते हुए चलो। और एक चीज का ध्यान रखो, जो आप क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर में पढ़ते हो और उसके आंसर को मार्किंग स्कीम में पढ़ते हो, कभी भी मार्किंग स्कीम वाले आंसर को याद नहीं करना। उसमें आपको कुछ पॉइंट आपको हिंट के लिए दिए होते हैं। हमेशा एनसीईआरटी से, किताबों से, वहां से सीखो ताकि कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दें तो आप आराम से उसके आंसर को कर पाओ, ठीक है। तो रटना नहीं है कभी भी इस तरीके से। तो देखिए रूस और भारत जो है दोनों का सपना था कि जो विश्व हो वो बहुध्रुवीय हो, ठीक है, मल्टीपोलर आप कह सकते हो उसको। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पे, इंटरनेशनल लेवल पे कई शक्तियां मौजूद हो। जैसे शुरू में क्या था, दो शक्तियां थी, एक यूएसए था, दूसरा यूएसएसआर था। जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो यूएसए बचा। तो ये एक ध्रुवीय हो गया। भारत और रूस ऐसा नहीं चाहते थे कभी भी कि एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय हो, बहुध्रुवीय हो, यानी दुनिया भर में बहुत सारे देश हों जो ताकतवर हों, ठीक है, ऐसा। सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सामूहिक जिम्मेदारी हो, सभी की जिम्मेदारी हो। फिर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष है उसका समाधान जो है वो हमेशा बातचीत के द्वारा हो, कभी भी लड़ाई झगड़े से नहीं, हमेशा ही लड़ाई वगैरह से दूर रह के बातचीत के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो होते हैं उनका समाधान किया जाए। ये भारत और रूस चाहते थे। ये चाहते थे कि हर देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, ठीक है, जैसा जो देश अपनी विदेश नीति रखना चाहे वो रख सकता है, किसी बिना किसी के दबाव के। फिर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले लिए जाएं, ठीक है। अब देखिए ये शायद 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके 2 मार्क्स के, तो आपको इतने सारे पॉइंट लिखने नहीं थे, लेकिन मैंने आपको खूब सारे पॉइंट दिए। इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट आप जो आपको सही लगते हैं वो आप लिख सकते हैं पेपर में, लेकिन थोड़े से मैंने ज्यादा पॉइंट दे दिए ताकि आप इनको याद कर सको, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड है बिल्कुल, आप एनसीईआरटी ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताइए
और इस क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़ाने का एक तरीका बताइए। ठीक है, माफी चाहता हूँ, थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक है, बट आप समझ जाइए आंसर। देखो, दक्षिण एशिया में भारत शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और बाद में अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को स्थापित करने के लिए किसको भूमिका निभानी पड़ेगी? सार्क और साफ्टा जैसे संगठन को महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके तहत यहाँ पे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में विकास किया जा सकता है अगर चाहें तो ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति में हावी होने वाले किन्हीं दो मुद्दों पे प्रकाश डालना है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति है उसमें कोई दो ऐसे मुद्दे बताओ जो हावी हैं। तो देखिए, सब मैंने 3 मुद्दे दे रखे हैं, आप दोनों इसमें से कोई 2 बता सकते हैं। जैसे कि स्वायत्ता की मांग, वहां पे क्या है, लोग जो है वो स्वायत्ता की मांग करते हैं, यानी कुछ और अधिकारों की मांग करते हैं। दूसरा क्या है, अलगाववाद के लिए आंदोलन, कुछ जगह पे अलगाववाद के आंदोलन हुए हैं, जैसे आपने मिजोरम वगैरह का पढ़ा होगा, अगर आपने मेरे चैप्टर की वीडियो देखी है तो वहां मैंने मिजोरम के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, असम के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। वहां पे बताया कि अलगाववाद के लिए कैसे वहां पे आंदोलन चले। फिर बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, ये भी एक आंदोलन है। तो ये कोई भी 3 पॉइंट में से कोई भी 2 आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मंडल मुद्दे के विरोध प्रदर्शन पर कुछ प्रकाश डालते हुए मंडल मुद्दे का विरोध होने का कारण बताइए। आपको पता है कि भारत में जो मंडल मुद्दा था, इसमें क्या थे, कुछ लोग इसके सपोर्टर थे, कुछ लोग इसके विरोधी थे, और देश में इसके कारण क्या हुए थे, दंगे वगैरह हो गए थे। ठीक है, आरक्षण को लेकर हुआ था ये मुद्दा। तो समझते हैं क्या हुआ कि मंडल आयोग जो थे, मंडल आयोग के जो प्रमुख थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल कहा जाता है उनको, ठीक है, वो उसके अध्यक्ष थे। मंडल कमीशन ने क्या किया था, अपनी सिफारिश में ये दिया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दे देना चाहिए। तो राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी उसने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश जो थी, ओबीसी वाली बात जो थी, उसके निर्णय लिया कि मंडल कमीशन की सिफारिश जो थी उसको हम क्या करेंगे, उसको लागू करेंगे। उसके तहत जो ओबीसी वर्ग है उसको केंद्र सरकार की नौकरी में 27% का हम आरक्षण भी देंगे। तो ये बात चली थी। ठीक है, इसके बाद पूरे देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, क्योंकि जो जनरल वगैरह थे वो इसका विरोध कर रहे थे। इन सिफारिशों के समर्थकों और विरोधियों के बीच में ओबीसी आरक्षण को लेकर विद्रोह था। कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग इसके विरोध में थे, इसलिए ये आंदोलन चला था। हिंसा भी हो गई थी कई जगह पे। ठीक है, मंडल मुद्दा जो था उस समय की राजनीति में, यानी अगर हम बात करें 1989, 1991 उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय में राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पारंपरिक सुरक्षा नीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शक्ति संतुलन का मूल्यांकन करो। शक्ति संतुलन, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या होता है शक्ति संतुलन में। अगर आपने चैप्टर देखा हो कि जैसे मान लीजिए 2 देश हैं, जैसे मान लो भारत और दूसरा मान लो पाकिस्तान, तो हमें पता है कि हम पड़ोसी देश हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ये शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो भारत के पास हथियार बहुत ज़्यादा है, ताकतवर है, तो पाकिस्तान क्या चाहेगा कि वो भी मतलब उसके बराबर हथियार इकट्ठे कर ले। अगर दोनों बराबर हथियार इकट्ठे कर लेंगे तो यहाँ पे शक्ति संतुलन बन जाएगा। ऐसे ही मान लो भारत और चीन का एग्जाम्पल ले लो। हमें पता है कि चीन जो है उसके पास ज़्यादा हथियार है, तो हम क्या चाहेंगे हमेशा कि हम चीन के बराबर पहुंच जाएं। ठीक है, तभी शक्ति संतुलन बना रहेगा, ताकि दोनों मजबूत हो जाएं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसी का आंसर को देखते हैं। हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत ही संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देश से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए पूरी कोशिश करती है। ठीक है, जो देश नजदीक हो हमारे, जिनके साथ हमारी अनबन हो, या फिर पास्ट में अतीत में कोई हमारी लड़ाई हो चुकी हो, उसके साथ शक्ति संतुलन हम अपने पक्ष में करने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। मान लो कि जैसे भारत की चीन से लड़ाई हो रखी है 1962 में, ऐसे में हम चीन के साथ ज़्यादा मतलब शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। हमेशा ये चाहेंगे ताकि कि मतलब भविष्य में अगर दोबारा कभी ऐसा होता है तो हम मतलब उससे हारे नहीं, हम उससे युद्ध में जीत सके। इसीलिए हम शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हर सरकार ऐसा करती है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की ये जो कवायद है, ये ज्यादातर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में होती है। ठीक है, जो भी शक्ति संतुलन चाहते हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं कि उनकी ताकत जो है वो बढ़ी रहे। लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है सैन्य शक्ति का मेन आधार जो होता है वो होता है टेक्नोलॉजी और आर्थिक रूप से मजबूत अगर हम हैं तभी हम सैन्य रूप से भी मजबूत हो सकेंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है कि हमें अपने पड़ोसी देश से जिससे खतरा महसूस होता है, हमें उसके बराबर अपने ताकत को बढ़ाना है, यही शक्ति संतुलन है।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब में जो राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता हुआ था वो कहां तक सामान्य स्थिति लाने में सफल रहा? तो देखिए, राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में 1985 के जुलाई महीने में एक समझौता हुआ था। इस समझौते को हम क्या बोलते हैं? राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसको दो नाम से जाना जाता है। एक तो इसको बोलते हैं हम राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता, या इसको हम पंजाब समझौते के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर मान लो पेपर में सीधा पंजाब समझौता लिखा जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, आंसर आपको एक ही लिखना है। ठीक है, ये समझौता पंजाब में अमन कायम करने के उद्देश्य से किया गया था। ये चाह रहे थे कि पंजाब में शांति कायम हो, लेकिन पंजाब में अमन कायम नहीं हुआ। समझौते के तत्काल बाद हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। जैसे ही समझौता हुआ उसके बाद हिंसा का चक्र जो था वो शुरू हो गया था, और लगभग 10 साल तक पंजाब में लड़ाई झगड़ा जो था वो चलता ही रहा। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ गया था, इतनी ज्यादा वहां पे स्थिति खराब हो रखी थी। जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया जो थी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी, बाधित हुई थी। हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पे लाना आसान नहीं था, फिर से सब कुछ सही कर पाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए। जब पंजाब में चुनाव हुए तो केवल 24% जो मतदाता थे वो ही वोट डालने के लिए आए थे, क्योंकि हिंसा बहुत ज्यादा चल रही थी। तो लोग मतलब डरे हुए थे, वो वोट देने ही नहीं गए। केवल 24% लोग गए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती में, यानी बात करें 1995 के आसपास, तो इसमें क्या हुआ, पंजाब में शांति बहाल हुई और सुरक्षा बलों ने यानी हमारी सेना ने उग्रवाद को दबा दिया। तो ये यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं कि 1995 के आसपास आके धीरे धीरे पंजाब का जो माहौल था वो ठीक हुआ था। ठीक है, और 85 से में समझौता हुआ था और 1995 में जाके ये मामला थोड़ा शांत हुआ था, यानी 10 साल तक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे माहौल जो था वो खराब था। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। कह रहे हैं कि पर्यावरणीय क्षरण की चुनौती के लिए कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं जो है वो पर्यावरण आंदोलन से आई है। पृथ्वी के निष्कर्षण के विरुद्ध, और जो मेगा बांध होते हैं, परियोजना होती है जो कोई बड़े बांधों वाली परियोजना होती है, उसके विरुद्ध आंदोलनों के विशेष संदर्भ में कथन को आपको सही ठहराना है। तो देखिए, पृथ्वी का निष्कर्षण का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि जो जमीन से जो खनिज संसाधन निकाले जाते हैं, ठीक है, खनिज संसाधन निकाले जाते हैं, उसको पृथ्वी का निष्कर्षण हम मानेंगे यहाँ पे। अब चलते हैं, समझते हैं इसको। खनिज उद्योग जो है वो धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है। रसायनों का, इसमें केमिकल का ज्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, और भूमि और जल मार्गों को ये प्रदूषित करता है। जब खनिज संसाधन जमीन से बाहर निकाले जाते हैं तो उसमें केमिकल्स यूज किए जाते हैं। इससे क्या होता है, भूमि भी प्रदूषित हो जाती है और जो जल मार्ग होते हैं वो भी प्रदूषित हो जाते हैं। और वहाँ की जो स्थानीय वनस्पतियां होती हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे, वो भी खत्म हो जाते हैं, विनाश हो जाता है। इसके कारण जन समुदाय जो होता है, जो लोग होते हैं वहाँ के, उनको भी विस्थापित होना पड़ता है, उस जगह से कहीं और जाके बसना पड़ता है, यानी लोगों को भी वहां से विस्थापन होता है। तो ये सारे क्या है, इसके नुकसान है। विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दुनिया भर में अलग अलग जगह पे खनिज जो उद्योग है इसके खिलाफ आंदोलन चलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, फिलीपींस का। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल फिलीपींस का दिया हुआ है। फिलीपींस में क्या होता है, यहाँ पे कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया की मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, इसके खिलाफ क्या हुआ, यहाँ पे जो संगठन है और समूह है उन्होंने मिलकर आंदोलन किया। इस कंपनी का विरोध खुद ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है और इसका विरोध ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। इस विरोध के पीछे परमाणविक शक्ति की मुखालफत की भावनाएं काम कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, इस कंपनी का विरोध वहां की जो आदिवासी लोग थे उन्होंने अपने बुनियादी अधिकारों को लेकर किया था, क्योंकि वहां के आदिवासी लोगों का भी विस्थापन हो रहा था इसकी वजह से, इसलिए इसका विरोध हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ और फिलीपींस में भी हुआ। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इसके बाद है बड़े बांध, मेगा डैम्स। क्या होता है कि आज दुनिया भर में जिधर भी देखें बड़े बांध का निर्माण होता है, वहां पे हमें कोई ना कोई पर्यावरणीय आंदोलन देखने को मिलता है, क्योंकि दुनिया भर में बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। 1980 के दशक के शुरुआती और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन जो था वो ऑस्ट्रेलिया में चला था। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी जो आंसर की दे रखी है उसमें एक चीज गलत दे रखी है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला था पहला आंदोलन, लेकिन आपकी आंसर की में नॉर्थ लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने वो वाला हिस्सा यहाँ से काट दिया है, वो रखा ही नहीं, सीधा मैंने ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि कई बार ऐसी टाइपिंग की एरर भी हो जाती है।
ऑस्ट्रेलिया में चला। इसके बाद क्या है कि फ्रैंकलिन नदी तथा इसके परिवर्ती वन को बचाने के लिए ये आंदोलन चला था। क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में जो फ्रैंकलिन नदी थी, उस नदी को बचाने के लिए, उसके आसपास जो वन थे, जो जंगल थे, उसको बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। एक एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा भारत में भी है। भारत में भी आपको पता है बड़े बड़े बांध बनाने की परियोजना थी। इसी में से एक आंदोलन चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि भारत में काफी फेमस आंदोलन है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग और असहमति के क्षेत्र बताने हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, चैप्टर में भी बताया था। अगर आपने अभी देखा हो, मैंने अभी लेटेस्ट चैप्टर बनाया था जो, उसमें मैंने आपको बताया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही गया। तो देखते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भारत बांग्लादेश के बीच में सहयोग है, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां पे विरोध भी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहयोग के क्षेत्र। तो बांग्लादेश भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व चलो की ओर की नीति है, जिसमें हम जो आसियान कंट्री है उनके साथ व्यापार करते हैं, उसका ये एक हिस्सा है। ठीक है। दूसरा क्या है कि दोनों के बीच में जो आपदा प्रबंधन है उसको लेकर और पर्यावरण के मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में सहयोग हुआ है। फिर क्या है कि दोनों के बीच में आपसी व्यापार भी बढ़ा है, जिसके कारण हमारे आर्थिक संबंधों में भी सुधार हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच में असहमति के क्षेत्र, अब ये लाइन गलत आ गई है यहाँ पे, ये नेक्स्ट स्लाइड में जानी थी। ठीक है। यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये जो आपके 3-4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, यही हमको यहाँ पे याद रखने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब असहमति के क्षेत्र देखते हैं किस चीज पे असहमति है। तो सबसे पहले है नदी जल विवाद। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसके जल बंटवारे को लेकर विवाद है। दूसरा क्या है, बांग्लादेश द्वारा भारत में जो अवैध आप्रवास हो रखा है, जो वहां के लोग आके बसे हुए हैं, बांग्लादेश की सरकार उसका खंडन करती है। इससे भारत की सरकार जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बसे हुए हैं, लेकिन वहां की सरकार मना कर देती है। ठीक है। फिर क्या है, भारत विरोधी जो इस्लामिक कट्टरपंथी जमात है उनको उनका समर्थन मिलता है। तो ये भी मतलब क्या है, बेकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति एक शांतिपूर्ण दुनिया के सपने को साकार किया है? स्वतंत्र भारत की जो विदेश नीति है उसने एक शांतिपूर्ण दुनिया के सपने को साकार किया है। क्या आप इससे सहमत हैं? यही आपको बताना है। तो हम बोलेंगे यस, बिल्कुल सहमत है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे। देखो, आजाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था। जब देश आजाद हुआ था तो हमने अपनी विदेश नीति में ये कहा था कि हम खुद भी मतलब युद्ध वगैरह से दूर रहेंगे और दूसरे देशों के बीच में भी अगर युद्ध वगैरह होता है तो हम उसमें शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए भारत ने क्या करा, गुटनिरपेक्ष की जो नीति थी उसका पालन किया था। ना तो भारत यूएसए के ग्रुप में शामिल हुआ था, ना ही यूएसएसआर के, वो अलग रहा था, गुटनिरपेक्ष। ठीक है। भारत ने शीत युद्ध से उपजे तनाव को कम करने की भी कोशिश की थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति अभियान में अपनी सेना समय समय पे जब भी जरूरत पड़ी है तो अपनी सेना भी भेजी है। भारत में शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों से भारत ने क्या कर रखी, दूरी बना के रखी। ठीक है। ना तो हम यूएसए में शामिल थे, ना यूएसएसआर में। एक यहाँ पे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक अच्छा एग्जांपल है कि 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले पे मिस्र पे आक्रमण कर दिया था। तो भारत ने इस हमले का विरोध किया था और पूरी दुनिया में इसकी अगुवाई करी थी, लोगों को विभिन्न देशों से अगुवाई करी थी कि वो भी आके इसका विरोध करें। ठीक है। तो ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एग्जाम्पल है। अब देखो, इसी साल क्या हुआ, सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भारत ने इस मामले में इसकी सार्वजनिक निंदा नहीं की। ऐसी स्थिति में भारत ने सदैव अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र रवैया अपनाया। इसका मतलब क्या है कि भारत को जब लगा कि कोई चीज सही है तो उसके सपोर्ट में आ गया, कोई चीज लगी गलत है तो उसको वैल्यू नहीं दी। ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है, अंतरराष्ट्रीय मामले में जो हमको सही लगा है हमने वो करा है और स्वतंत्र रवैया अपनाए, बिना किसी के दबाव में हमने काम किया है। क्वेश्चन नंबर 22, 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो था वो लागू कर दिया गया था। तो इसके कारण बताने हैं। तो देखिए, आंसर की जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि कारण इसके बहुत सारे बनेंगे, उसमें इतना ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, एक ही कारण को ज्यादा बढ़ा के बताया हुआ है, तो वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखो, 25 जून 1975 को क्या हुआ था, भारत में जो इमरजेंसी लगाई थी उसके कारण जो थे वो निम्नलिखित थे। सबसे पहला कारण देखो क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो लोकसभा में निर्वाचन था उसको इनवैलिड बोल दिया था। इसका मतलब ये था कि कानूनी तौर पे अब वो सांसद नहीं रही, और अगर वो अगले 6 महीने तक दोबारा सांसद नहीं निर्वाचित हो जाती तो उनको पीएम का जो पद है वो भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, एक तो ये कारण हो गया था। दूसरा कारण देखो, जेपी नारायण जो थे उन्होंने क्या करा, उनकी अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। जेपी नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा करती थी। आपने
संपूर्ण क्रांति पढ़ा ही होगा, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया था इन्होंने। इन्होंने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से भी कह दिया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक कामों में उनका साथ ना दें। इसके बाद 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के जो फैसला हुआ था, इनवैलिड उनके निर्वाचन को किया था, उसको उस पर रोक लगा दी, आंशिक रोक, पूरी रोक नहीं, आंशिक रोक। ये कहा कि जब तक ये मामला चल रहा है कोर्ट में, जब तक इस पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इंदिरा गांधी सांसद तो बनी रहेगी, लेकिन लोकसभा में जो कार्यवाही होती है उसमें वो भाग नहीं लेंगी, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे थे। तो ये आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें और भी आप पॉइंट लगा सकते हो कि सरकार पे जबरन इस्तीफे के लिए दबाव बनाना, या फिर देश में अंदरूनी गड़बड़ी के शक के कारण आपातकाल लगाया गया, ऐसे भी पॉइंट आप लिख सकते थे, ठीक है, वो भी पॉइंट चल जाते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जो सेकंड विश्व युद्ध था उसके बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभरा था। कुछ समय में सोवियत प्रणाली जो थी वो नौकरशाही और सत्तावादी बन गई थी, जिससे यहाँ के नागरिकों का जीवन जो था वो कठिन हो गया था। क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल, हम इस कथन से सहमत हैं। अमेरिका को अगर हम छोड़ दें तो दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो इसकी जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो काफी विकसित थी। सोवियत संघ के यहाँ पे बहुत जबरदस्त संचार प्रणाली थी, इसके पास संसाधन थे जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, सब कुछ था सोवियत संघ के पास, ठीक है। सोवियत संघ की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, सारी चीजें सब्सिडी में मिल जाती थी। ये तो था सोवियत संघ में बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन यहां से अब आता है यहाँ पे कहानी में एक नया मोड़। लेकिन सोवियत संघ में ये व्यवस्था ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही। सोवियत प्रणाली धीरे धीरे नौकरशाही, इस पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही का मतलब है कि जो इसके बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी होते थे वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाने लगे, अपने अकॉर्डिंग चलाने लगे, तो नौकरशाही का शिकंजा कस गया था। ये प्रणाली सत्तावादी हो गई। सत्तावादी का मतलब ये होता है कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग बस अपना बेनिफिट देखें, जनता बुरे हाल में है, जनता के लिए कुछ भी ना करें, तो ऐसी सरकार को सत्तावादी कहते हैं। तो यहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी वो सत्तावादी थी, जनता तकलीफ में थी, उससे उनको कोई मतलब नहीं था, बस अपना बेनिफिट वो देख रहे थे, ठीक है। और नागरिकों का जीवन क्या था यहाँ पे धीरे धीरे कठिन होने लगा, यानी नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, सत्तावादी हो गई, लोगों का जीवन कठिन हो गया। जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी थी वो यहाँ पे थी ही नहीं, ठीक है। लोग अपनी असहमति को चुटकुले और कार्टून के माध्यम से व्यक्त करते थे, डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था, क्योंकि ये जो पार्टी थी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, लेकिन उस 15 गणराज्यों में से जो रूस था उसकी सबसे ज्यादा चलती थी, तो बाकी के जो 14 गणराज्य थे उनकी जनता अपने आप को दमित और उपेक्षित महसूस करती थी। तो ये सारी नेगेटिव पॉइंट थे, ये सारी कमियां सोवियत संघ में आ गई थी, तो ये हमें बताने थे। मैंने आपको ये थोड़ा सा ज्यादा बता दिया आगे, ये प्लस वाले बता दिए, यानी पॉजिटिव बता दिए पॉइंट। आप इसे ना भी लिखकर सीधा आप ये नेगेटिव नेगेटिव लिख सकते थे, ठीक है। सेक्शन डी को देखते हैं। सेक्शन डी में आपके पैसेज वाला, मैप वाला और कार्टून वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पैसेज है। तो पैसेज के लिए हमें क्या करना होता है कि या तो आप पैसेज को पहले पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन पे जाओ, या फिर आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लो फिर पैसेज पे आओ। तो जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है क्वेश्चन को पहले पढ़ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ब्रिक्स का जो 11वां सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाले नेता का नाम बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ब्रिक्स के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये कथन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो पहले ये ब्रिक होता था, आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स है वो उसमें साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा है, यानी ये पहले ब्रिक होता था। तो ब्रिक अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक्स में बदल गया। ये कौन से वर्ष में ये हुआ था, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स की स्थापना 2006 में कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए। अगर अब आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको जो क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हो वो आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। आप सीधा उसको अंडरलाइन करके उसको ढूंढ सकते हो। अगर आप पहले पैसेज पढ़ोगे तो उसमें आपके कुछ मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं, जो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीधा हम आंसर पे। तो 11वें सम्मेलन में जो राजनीतिक नेता रहे हैं उनका नाम है जैकब जुमा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के बारे में कौन सा कथन सही है।
देखिए, ब्रिक्स की स्थापना दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी और उनके जीवन की गुणवत्ता सुधार करने के लिए की गई थी। ये आपसे बोल रखा है तो ये गलत है, क्योंकि साउथ एशिया की बात नहीं है इसमें, ठीक है। फिर क्या है कि ब्रिक्स की स्थापना निवेश, श्रम और सेवाएं तथा मुक्त व्यापार समझौता, ये भी आपका गलत है। ब्रिक्स का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है, ये भी गलत है। देखिए, काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय है, ब्रिक्स का नहीं है, याद रखना। तो ये भी गलत है। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि ब्रिक्स के जो देश हैं वो पारस्परिक समानता का सम्मान करते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स जो अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक्स बन गया था, तो ये कब की घटना है? तो ये है 2009 की, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स की स्थापना 2006 में कहाँ पे हुई थी? तो ये रसिया में हुई थी, रूस में हुई थी। तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक ब्रिक्स के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती तो उसे सर्च करने का तरीका बताता हूँ। आपको यूं सर्च करना है, आपको डालना है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, फिर टॉपिक का नाम डालना है ब्रिक्स, उसके बाद आप डाल सकते हो उसी में एकलव्य स्टडी पॉइंट। ये एक ही टाइटल डाल के अगर आप सर्च करोगे तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ब्रिक्स के ऊपर पूरी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका मैप वाला क्वेश्चन है। मैप वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना होता है? मैप को ध्यान से देखना है। मैप में कौन से स्टेट दे रखे हैं ये देखना है। एक तो आपको केरल दिखाई दे रहा है, एक तमिलनाडु दिखाई दे रहा है, एक आपको बिहार दिखाई दे रहा है और एक आपको बंगाल दिखाई दे रहा है, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, बिहार और बंगाल। बस अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो आप देखो कि इसमें कौन सा आपको, देखो 4 क्वेश्चन दे रखे, उसमें सबसे पहले आप उस क्वेश्चन पे ध्यान दो जो आपको अच्छे से आता हो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि के कामराज वाला क्वेश्चन सभी को आता होगा, क्योंकि के कामराज जो है वो काफी फेमस थे। ये कौन से राज्य से संबंधित थे? क्योंकि देखो, ये मिड डे मील की इन्होंने शुरुआत की थी। इनको फादर ऑफ मिड डे मील भी कहा जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, और ये सिंडिकेट के भी ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो इतना आपने अगर पॉलिटिकल पढ़ी है 12th की तो आपको इनके बारे में पता होगा। तो के कामराज जो थे ये तमिलनाडु से थे, ठीक है। तो आपका एक आंसर तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, तमिलनाडु। इसके बाद देखिए, जो कर्पूरी ठाकुर थे ये कौन से राज्य से संबंधित हैं जिन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया था? तो इसकी बात अगर हम करें तो थर्ड क्वेश्चन की, तो ये बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य से, ठीक है। इसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य, तो ये वेस्ट बंगाल से हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल से हैं। इसके बाद है कि वे आपको राज्य बताना है जहाँ पे सीपीआई के नेतृत्व में 90, देखो यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ। ये हो जाएगा 1957 में एक गठबंधन की सरकार बनी थी, तो ये केरल में बनी थी, ठीक है, साउथ में। तो ये आपके सामने, आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अल्फाबेट लिख सकते हो और यहाँ पे स्टेट का नाम लिख सकते हो, क्योंकि आपको बता दिया है। जैसे कि सी क्या है? सी तमिलनाडु, सी तमिलनाडु। एक बार यहाँ पे देख लो, इसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है आपको। और हाँ, ये क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 26। इसमें क्या है, आपके सामने एक इमेज दे दी आपकी बुक में से, कार्टून वाला क्वेश्चन कहते हैं इसे। तो इसे आपको ध्यान से देखना है। आप ये इसे पहचान गए होगे कि ये नेहरू हैं और ये चाइना का कोई नेता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद जो कि 1960 में शुरू हुआ था, उसमें पंडित नेहरू ने चीन में किसके साथ बातचीत की थी जो कि व्यर्थ साबित हुई, यानी जिसका कोई फायदा हुआ नहीं? तो ये थे माओ तेस्कुंग तुंग, ऐसे कुछ ये नाम है इनका, थोड़ा अजीब। ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र के उस स्थान का नाम बताना है आपको जिस पर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था। तो जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है उस पे चीन ने कब्जा कर लिया था, ठीक है, उसको अक्साई चीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डैश भारत चीन युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे। तो ये जो मेनन थे ये रक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका वीके किशन मेनन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो ये पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है, जिसमें 5 मुख्य बातें थी। तो यहाँ पे हमारा ये जो है सेक्शन डी जो है वो खत्म हो जाता है। और अब मैं आपको सेक्शन ई जो है एक अलग सेपरेट वीडियो बना के कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आपको मुझे कमेंट करना है कि सेक्शन ई आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए या फिर आप आंसर की से देख के ही संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं इस पे अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, संडे तक टाइम निकाल के आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।